हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक है नागार्जुन। हिमालय की बेटियां, तो कौन है हिमालय की बेटियां? यहाँ पर हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों की बात की जा रही है और इस चैप्टर के लेखक जो हैं उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। उन्हें मतलब किसे? नदियों को। तो यहाँ पर लेखक ने नदियों के बारे में बताया है कि उन्होंने सिर्फ उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने नदियों को सिर्फ दूर से ही देखा था और दूर से वो बड़े गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई एक सम्राट महिला यानी कि एक चुपचाप संस्कारी महिला जैसे ही लगती थी और लेखक के मन में भी उनके लिए आदर और श्रद्धा भाव है यानी कि बहुत रेस्पेक्ट है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। मतलब जो हमारे माँ, दादी, मौसी और मामी होती हैं उनकी गोद में हमें खेलना पसंद होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इसके धारा में डुबकियाँ लगाने से भी उनको वैसा ही मातृत्व अनुभव हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर लेखक ने नदियों को अपने माँ के साथ तुलना किया है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय की कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में ही सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेखक कहाँ गए हैं? हिमालय के ऊपर। तो लेखक हिमालय के ऊपर पहुंचकर बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आश्चर्य हूँ कि ये पतली दुबली गंगा, यमुना, यही सतलुज मैदान में उतरकर इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर गंगा को दुबली पतली क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हिमालय से गंगा निकलती है तब वो धारा के रूप में होती है और लेकिन मैदान में पहुँचते ही वो दूसरी नदियों के साथ मिल मिलकर बड़ी और विशाल रूप ले लेती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाग भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब नदियाँ पहाड़ों में होती हैं तो वो कितना तेज बह रही होती हैं, कितनी आवाज़ें कर रही होती हैं, कितने खिलखिलाकर हंस रही होती हैं, लेकिन जब वो मैदान में पहुंचती हैं तब उनकी यह उल्लासा कहाँ पर खो जाती है। मैं किसी लड़की को देखकर भी या फिर किसी कली को भी देखकर इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य मुझे नहीं होती जितना कि इन नदियों की बाल लीला देखकर मुझे हो रही है। ऐसा लेखक कह रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो लेखक क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ पर भागे जा रहे हैं ये नदियाँ? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसने इनको बेचैन कर रखा है और जिसके लिए वो ऐसे भागते जा रहे हैं? उनके महान पिता से विराट प्रेम पाकर भी क्या इनका हृदय अतृप्त नहीं है? यहाँ पर महान पिता किसे कहा गया है? हिमालय। हिमालय को यहाँ पर नदियों का महान पिता कहा गया है क्योंकि हिमालय की चोटियों की वजह से ही नदियाँ सृष्टि होती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हिमालय से सृष्टि होकर वहाँ पर अपना बचपन बिताकर वहाँ पर इतना उछल कूद कर भी नदियाँ कहाँ पर भागती जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंसुर अधिकाएँ, सरसब्ज उत्पत्तिकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा।
कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास आखिर रखा ही क्या है। तो नदियाँ कहाँ कहाँ पर लीलाएं करती हैं? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नदियाँ बर्फ की पहाड़ियों पर, घाटियों पर और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। और लेखक को लगता है कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के पास पहुँचते ही मतलब ये सब क्या है? पेड़ों के नाम है। तो लेखक कह रहे हैं कि नदियाँ जंगल में पहुँचते ही उनका रफ्तार धीमी हो जाता होगा, इसीलिए शायद उनको बीती बातें याद करने का थोड़ा समय मिल जाता है। इसीलिए वो जंगल में पहुंचकर अपनी बीती बातें याद करती होंगी कि हम कहाँ से निकले थे और कहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बूढ़ा हिमालय जो उनके पिता हैं उनको भी अपनी नटखट बेटियों की वजह से ज़रूर परेशानी होती होगी, लेकिन हम अगर उनसे जाकर पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यहाँ पर ये सारी नदियों के नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपने तो सुना ही होगा। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी नदियाँ हैं जिससे बाकी सारी जो नदियाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है वो निकलती हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही सभी नदियों का नाम सामने आ जाता है? क्योंकि ये सब इन्हीं दो नदियों से निकलती हैं। इन सबको हिमालय की बेटियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से डायरेक्ट निकलती हैं और आगे चलकर ये सारी नदियाँ निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हिमालय की सारी छोटी बड़ी बेटियाँ। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। फिर लेखक कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दयालु हिमालय ही है जो इनको पानी देता है। मतलब क्या है इसका कि हिमालय के ऊपर बर्फ जो जमा होती है तो वो पिघल कर क्या होती है, नदियों में पानी आती है और नदियों की या कह सकते हैं नदियों में पानी के रूप में बहती है और ये नदियाँ बहकर कहाँ जाती हैं? समुद्र की ओर। तो लेखक यहाँ पर समुद्र को भाग्यशाली कह रहे हैं कि समुद्र कितना भाग्यशाली है जो उसे पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने को मौका मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसी खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली यह बालिका का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने नदियों को सिर्फ जमीन में देखा है तो ये बात वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि बहती हुई शांत नदियाँ कैसे पहाड़ों पर एक बच्ची की भांति उछल कूद करती हैं, शोर मचाती हैं। फिर लेखक कह रहे हैं कि ये जो उछल कूद कर रही हैं नदियाँ भले ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदमियों के लिए आकर्षक ना हो, लेकिन मुझे बहुत ही लुभावना प्रतीत हो रहा है, यानी कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और लेखक ने समुद्र को हिमालय का दामाद भी कहा है। लेखक के हिसाब से हिमालय ससुर है और समुद्र उनका दामाद। कालिदास की बिरही यक्षा ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद यह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था।
दरअसल जो भी कोई नदियों की को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर कालिदास के बारे में कहा गया है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कालिदास एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो उन्होंने एक मेघदूत नामक एक बुक लिखा था, जिसमें कि मेघ को संदेश यानी कि एक लेटर भेजा जाता है यक्ष के द्वारा। मतलब यक्ष ने मेघ को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा प्रेम पत्र मेरी प्रेयसी को दे देना, बारिश के रूप से या नदी के माध्यम से, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो वहाँ वो यहाँ पर लेखक मेंशन किया है उन्होंने मेघदूत यहाँ पर। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद उस महान कवि कालिदास को भी नदियों का सचेतक रूप यानी कि लिविंग रूप पसंद था, इसीलिए उन्होंने नदियों को एक जिंदा कैरेक्टर की तरह अपने बुक में वर्णन किया है। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो भी नदियों को पहाड़ी इलाकों में और मैदानों में रूप बदलते हुए देखेगा तो वो यही सोचेगा कि नदियाँ अपनी प्रेमिका यानी कि समुद्र से मिलने के लिए ऐसे व्याकुल हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो काका कालेकर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता यानी कि सबकी माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितनी कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर हम नदियों को बेटियों के रूप में देखेंगे तो क्या हर्ज है, या फिर बेटियां या फिर प्रेयसी के रूप में भी देखेंगे तो क्या हर्ज है। फिर लेखक कहते हैं कि ममता का और एक धागा भी है, वो क्या है, बहन का। तो हम नदियों को बहन के रूप में भी देख सकते हैं। और अनेक कवियों ने भी नदियों को अपने बहन के रूप में माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंड तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटकाए दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। तो लेखक यहाँ पर एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन वो तिब्बत पर थे और उनका मन बहुत ही उचट था और तबीयत ढीली थी, मतलब उनका मन बहुत ही खराब था और मन के साथ साथ उनकी तबीयत भी खराब थी। तो वो सतलज के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और दोपहर का समय था और उन्होंने अपना पैर लटकाई यानी कि अपना पैर पानी में रख के बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद ही वो अपना तन और मन ताज़ा महसूस करते हैं और वो अचानक से गुनगुनाने लगते हैं, मतलब कि गाने लगते हैं। तो क्या गाते हैं वो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्दित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बली। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो बहुत ही अचरज है, तुम्हारी अनोखी लीला है और मेरा मन तुम पर लूटा जा रहा है और मैं जितनी भी तुम्हारी क्यों ना गुणगान गा लूँ वो कम है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तो तुम हिमालय की बेटी हो और तुम्हारी जो महिमा है वो अपरंपार है और जो तुम प्रकृति को इतना खूबसूरत बना रही हो उसकी तो बात ही अलग है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आई हो।